ज़ारा मेरी खाला की बेटी थी। हम दोनों का ताल्लुक मतवल घराने से था। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना भी बहुत था। मैं उन दिनों नौकरी की तलाश में था जब ज़ारा का मेरे घर में मामूल से ज़्यादा आना जाना शुरू हो चुका था। वो बहुत खूबसूरत थी, उम्र में मुझसे 10-12 साल छोटी थी, इसलिए मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था। मेरी छोटी बहन की उससे बहुत दोस्ती थी, कज़न भी थी और हमारे घर भी पास पास थे। हम बस दो ही बहन भाई थे, मैं और मरियम। मरियम उन दिनों 12वीं क्लास में पढ़ती थी और ज़ारा भी उसी कॉलेज में थी। मैं शाम को थका हारा घर पहुंचा था। आज 3 जगह इंटरव्यू देकर आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि नौकरी लगेगी। जैसे नौजवानों का तो सबसे बड़ा मसला यही होता है। हालांकि मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, बस सिफारिश नहीं थी और पाकिस्तान में या तो सिफारिश से नौकरी मिलती है या फिर नोट दिखाकर, मेरिट पर तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं घर पहुंचा तो मरियम और ज़ारा किचन में ही थे, बातें कर रही थी, न जाने क्या बना रही थी। मेरे वालिदैन हयात ना थे, एक हादसे में उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए खाला की हमसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। अपने घर का चक्कर लगा जाती थी कि मरियम अकेली ना हो और ज़ारा तो तकरीबन सारा वक्त हमारे ही घर में गुजारती थी। मैंने मरियम को पुकारा, मैंने कहा कि मरियम, एक कप चाय बना दो, मेरे सर में दर्द है। मैं घर आकर खाना खाकर ट्यूशन पढ़ाने चला जाता था ताकि घर के खर्च पूरे कर सकूं। रात 12 से 1 तक में होम ट्यूशन देता था। 11वीं 12वीं जमात के नौजवान लड़कों को पढ़ाता था। मैं सर पकड़े बैठा था, नौकरी ना मिलने की वजह से बेहद परेशान भी था कि जब चाय का कप मेरे सामने ज़ारा ने किया, मैंने उसके हाथ से चाय का कप लिया तो वह मेरे पास ही बैठ गई। कहने लगी, एहतशाम, जल्दी से मुझे चाय पीकर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कुछ सवालात समझा दो। कसम से कर कर के थक गई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। वह ऐसी ही थी, मुझसे 10-12 साल छोटी थी, लेकिन मुझे एहतशाम कहती थी। मैंने कहा, ज़ारा, सर में बहुत दर्द है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, तो मैं क्या करूँ? दर्द है तो चाय पियो और शराफत से मुझे समझाओ, मैं भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। मैंने उसे कनखियों से देखा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसे इनकार नहीं कर सकता था। और क्यों नहीं कर सकता था, इसकी वजह मैं जान ही नहीं पाया था। शदीद थकान के बावजूद मैंने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बहुत नालायक किस्म की लड़की थी। बार बार समझाने के बावजूद भी उसकी अकल में कुछ नहीं बैठता था। जब मैं पूरा सवाल समझा कर पूछता कि कुछ अकल में बैठा कि नहीं, तो कहती कि हाँ, समझ तो सब कुछ आ गया है, लेकिन ये सवाल हल हुआ कैसे। पेंसिल मुंह में दबाए बेवकूफ़ाना बातें कह के मुझे तंग कर रखी थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आने लगा। मेरे ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया था। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा, भाड़ में जाओ, तुम नहीं पढ़ सकती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आंटी से कहता हूँ कि क्यों पैसा आप इसकी पढ़ाई पर जाया कर रही हैं। खुदारा इसका जहेज बनाए और रिश्ता देख कर इसे चलता करे। समझा समझा के मेरा तो दिमाग खाली हो गया। मैंने चेच होकर कहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे से मुझे ये जवाब मिल सकता है। कहने लगी, तो ठीक है ना, अम्मा से मेरा रिश्ता मांग लो। मैं जो मोटरसाइकिल की चाबी जेब में डाल रहा था, मेरा तो हाथ वहीं रुक गया। मैंने बरस से उसे देखा, मैं मुस्कुरा रही थी, शर्माने की नाकाम कोशिश कर रही थी, फिर उठकर फौरन वहां से चली गई। मैं तो जहाँ खड़ा था वहीं का खड़ा रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सारा मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखती होगी। उस दिन तो पूरा दिन मेरा दिमाग सारा की बात पर ही अटका रहा। मुझे उसकी बात बहुत ज़्यादा बेकार सी लगी थी। मुझसे 12 साल छोटी थी वह, मुझे लगा शायद मजाक से बात कही होगी, क्योंकि वह अक्सर ऐसी बात कर जाती थी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अब जब भी वह मेरे पास बैठती, बैठ तकल्लुफ़ से मेरा हाथ पकड़ती, तो मेरे दिल की धड़कनें किसी और ही लय पर चलने लगती। मैं फ़ौरन से अपना हाथ खींच लेता, उठकर चला जाता। खालू का काम कारोबार अच्छा था। हमारे घर से उनके हालात काफ़ी बेहतर थे और ज़ारा उनकी छोटी और लाडली बेटी थी। ज़ारा से बड़ी दो बहनें थीं जो शादीशुदा थी। एक भाई था जो मेरी उम्र का था लेकिन शादीशुदा था। मैं तो शायद बेरोजगारी की वजह से शादी के बारे में सोच भी नहीं सका था। अम्मा अब्बा की हाथ से में मौत के बाद मरियम को मैंने ही पाला था। नौकरी तो पहले भी करता था, लेकिन इस बार मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरे सर पर मरियम की जिम्मेदारी भी थी।
میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اچھی سی کمپنی میں نوکری کرنے کے بعد پہلے مریم کی شادی کروں گا، پھر ہی اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا، لیکن زارا نے تو مجھے سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ پچھلے 2 ماہ سے مسلسل کی گئی تنگ دو کے بعد آخرکار مجھے میرے متبل کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بھی 70,000 تھی۔ میں بے حد خوش تھا۔ مٹھائی لے کر گھر آیا۔ مریم اور زارا دونوں ہی گھر پر موجود تھی۔ میں نے مریم کے منہ میں مٹھائی ڈالی اور کہا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ خوشی سے میرے ساتھ لگ گئی۔ میری بہن تھی، محبت میں بے اختیار دکھا جاتی تھی، کہنے لگی بھائی یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے چائے کے ساتھ شامی کباب بھی تل کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن زارا بڑی چپ چاپ سی کھڑی تھی، مجھے ہی گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے گھور کے کیوں رہی ہے۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے قریب کر دیا۔ میں نے کہا لو تم بھی کھا لو، یہ نہ ہو کہ مٹھائی کے ڈبے کو نظر لگ جائے اور جب میں کھاؤں تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جائے۔ میں نے مذاق مجھ سے کہا، کہنے لگی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ تب میں کھاؤں گی۔ اس کی یہ بات مجھے غیر مناسب سی لگی۔ میں نے ڈبہ وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے کہا کھانی ہے تو کھاؤ، نہیں کھانی تو مت کھاؤ، لیکن مجھ سے بے فضول قسم کی فرمائش مت کرو۔ یہ کہہ کر میں نے مریم کو وہیں سے آواز لگائی کہ چاہے میرے کمرے میں لے آنا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس لڑکی کی حرکتیں عجیب سی لگتی تھی، بھلا یہ بھی کوئی بات تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے تمہیں اچھے لگتے ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا اپنی عمر دیکھی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنی سی عمر میں مجھ سے یہ بات کر رہی ہو، تمہاری پڑھائی کی عمر ہے، سمجھی؟ اور خبردار جو تم نے مجھ سے آئندہ اس قسم کی بات کی تو۔ میں نے اسے برے طریقے سے جھاڑ دیا۔ کچھ دیر وہ میرے سامنے بیٹھی آنسو ٹپکا رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ مریم بھی اداس ہونے لگی۔ میں نے کہا مریم یہ زارا کی بچی کیوں نہیں آ رہی ہے آج کل؟ کہنے لگی پتہ نہیں بھائی، روز مجھے ہی اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اسے منا کے تھک گئی ہوں، پتہ نہیں کس بات پر ناراض ہے۔ کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ عجیب بچکانہ قسم کی حرکتیں تھی اس لڑکی کی۔ بہرحال میں ٹیوشن پڑھانے چلا گیا۔ وہیں پر مجھے خالہ کا فون آیا، کہنے لگی گھر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی خالہ، میں ٹیوشن پڑھا کر آتا ہوں۔ رات 12 بجے تک میں ان کے گھر گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے میرے پاس آئی، میرے سر پر پیار دیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگی کہ باجی اور بھائی صاحب کے انتقال کے بعد میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹے فواد کی طرح ہی سمجھا ہے، اس لیے تمہیں مشورے کے لیے بلایا ہے۔ میں نے نافہمی سے خالو کی طرف دیکھا۔ میں ان کی محبت پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک والدین کے انتقال کے بعد خالہ نے مجھے بہت پیار محبت دی، ہم دونوں بہن بھائیوں کو دی۔ میں نے کہا کہ کیسا مشورہ خالہ جی؟ کہنے لگی زارا ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کرتا ہے، تو تمہیں میں مشورے کے لیے بلا رہی تھی۔ پہلی بار میرے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کیا واقعی اتنی بڑی ہو گئی تھی زارا کہ خالہ اس کی شادی کے بارے میں سوچتی؟ بہرحال یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ سن کر خالہ خالو دونوں ہی خوش ہو کر کہنے لگے تم ہمارے بڑے بیٹے جیسے ہو، سب کچھ تم نے ہی فواد کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، جیسا آپ کہیں ویسا ہی کروں گا۔ میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے گھر واپس آ گیا۔ اپنے کمرے میں لیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ اگر زارا کی عمر شادی کی ہو گئی ہے تو مجھے مریم کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ پھر سوچا کہ خالہ سے ہی بات کروں گا کہ مریم کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دے تاکہ میں مریم کی بھی شادی کر دوں۔ پھر سوچنے لگا کہ ابا کی ایک دکان ہے جو کرائے پر چڑھا رکھی ہے، اسے بیچ دوں تو مریم کا جہیز بھی بن جائے گا اور شادی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا اور آہستہ آہستہ آنکھوں میں نیند بھی اتر رہی تھی جب میرا دروازہ کھٹکا۔ مریم تو گہری نیند سو چکی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ اس وقت تو کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا کیونکہ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ میں نے پوچھا کون ہے تو مجھے زارا کی آواز آئی، کہنے لگی احتشام دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سن کر تو میں بوکھلا سا گیا، وہ اس وقت اور یہاں ہمارے گھر۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میں تو اندیشے میں گر چکا تھا کہ کہیں خالہ یا خالو کی طبیعت نہ بگڑ گئی ہو۔ وہ اندر آ گئی، دروازہ بند کر دیا اور میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی ضرورت پر تو میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا زارا کیا ہوا، خالہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے خود کو اس سے پیچھے کرنا چاہا لیکن وہ بڑی مضبوطی سے مجھے تھامے روئی جا رہی تھی۔ کہنے لگی بہت برے ہو تم، میرے اماں ابا نے میری شادی کسی اور کے ساتھ طے کر دی۔
और तुम्हें मशवरे के लिए भी बुलाया, और बजाय इसके कि तुम मेरा हाथ मांगते तुम कहने लगे कि हाँ, शादी पर कोई काम हो तो बताइएगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? उसकी बेवकूफ़ाना बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसके दोनों हाथों से उसे पकड़ा और खुद से एकदम जुदा किया। मैंने कहा, तुम रात के इस पहर मुझसे ये बात करने आई हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहने लगी, मैं मर जाऊंगी तो क्या, तब यकीन आएगा तुम्हें? मैंने गुस्से से उसे पकड़ कर उसे घर से बाहर ले गया। गली बिल्कुल सुनसान थी। आखिरी मकान खाला का था। मुझे उस बेवकूफ़ लड़की की फिक्र भी पड़ी थी कि अगर कोई अपने घर से निकलता, मेरे घर में उसे दाखिल होता देख लेता तो क्या सोचता। मेरी तो इज्जत का जनाजा ही निकल जाता। वे रोई जा रही थी। मैं खाला के घर के पास आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उसे घर के अंदर धक्का दिया। मैंने कहा, जो हरकत आज की है ना, अगर आइंदा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, समझी? जहाँ तुम्हारे रिश्ता तय हुआ है वहाँ शादी करो। जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं वहीं पर खुश रहो। मेरी जान छोड़ो। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहा था। ये रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैंने खाला का दरवाज़ा बंद किया और अपने घर में आ गया। लेकिन अगले ही रोज़ मैं अपने ऑफिस में था जब मरियम की कॉल आई। बेतहाशा रोई जा रही थी। कहने लगी, भाई ज़ारा ने जहर खा लिया। खाला खालू से हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शामी, भाई जल्दी से घर आ जाएं, मुझे डर लग रहा है। ये सुनना था कि मेरे होशो आवाज़ गुम हो गए। मैंने फ़ौरन से बॉस से कहकर छुट्टी ली कि मेरी खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी खाला रोई जा रही थी। फवाद भी परेशान था। पूछा कि आखिर ज़ारा को हुआ क्या था। कहने लगी, उस रिश्ते से इनकार कर रही थी। हमने बहुत समझाया कि अच्छा रिश्ता है, खुश रहेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बेवकूफ़ लड़की ये सब कर बैठेगी, वरना मैं रिश्ते से इनकार कर देती। मुझे अपनी बच्ची की खुशी से ज़्यादा और कुछ भी अजीज नहीं है। खुदा करे वे बच जाए। ये कहकर खाला मेरे साथ लगकर रोने लगी। मैंने तसल्ली दी। 4 घंटे बाद डॉक्टर ने ये कहा कि यह है, ज़ारा खतरे से बाहर है, लेकिन नींद में बेहोशी में किसी एहतशाम नाम लड़के का नाम ले रही है। ये सुनकर सभी हैरान थे और मैं शर्मिंदा हो चुका था। डॉक्टर कहने लगा कि आप में से अगर कोई एहतशाम को जानता हो तो आप उसे बुला दे। हमें लगता है कि आपकी बेटी की खुदकुशी की वजह वह लड़का है, लेकिन अगर वह किसी और से मोहब्बत करती है तो आपको बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए। मेरी खाला और खालू मुझे हैरत से देखे जा रहे थे और मेरा अपना ही ये हाल था। अब मैं बिना कुछ किए मुजरिम बन चुका था। मैंने कहा, खाला बाखुदा मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। उससे 2 बार मुझसे कहा था, लेकिन मैं उसे मरियम की तरह समझता हूँ। मैंने उसे टाल दिया। मुझे लगा शायद यूं ही कह रही है। मैं खाला को वजाहत देने लगा। वह कहने लगी कि अगर तुम मुझसे रिश्ता मांगते तो मैं कौन सा इनकार कर देती। मैंने कहा, खाला वो मुझसे 12 साल छोटी है, बेवकूफ़ लड़की है। लेडी डॉक्टर कहने लगी कि आप एहतशाम हैं तो प्लीज़ आप अंदर आ जाएं। मैं फिर से अपनी नज़रें नहीं उठा पा रहा था, इसलिए कमरे में चला गया। ज़ारा की रंगत पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी ज़ुबान पर मेरा ही नाम था। मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत में इंसान इस हद तक भी जा सकता है। मैं उसके पास चला गया। उसके फोल्डिंग बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, ज़ारा आंखें खोलो। मेरी आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली। मुझे देखकर कहने लगी, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। मुझे तो लगा था कि मैं मर जाती तो फिर शायद आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आता। मैं उस बेवकूफ़ लड़की को और क्या कह सकता था। मैंने कहा, तुम जानती हो मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हें वे सब कुछ सहूलियत नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर में मिली। मुझ पर मेरी बहन की जिम्मेदारी है। कहने लगी, मोहब्बत दे सकते हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वह लड़की मेरे लिए इतना कुछ कर सकती थी। उसे मोहब्बत तो मैं दे सकता था, बल्कि बेतहाशा दे सकता था। यूं मेरा रिश्ता ज़ारा से तय हो गया। चंद माह बाद ही हमारी शादी भी हो गई। शादी की रात ज़ारा बेतहाशा खुश थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। जब मैं कमरे में आया तो उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बस अपनी मोहब्बत का इजहार करती रही। कहने लगी कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। मेरे कॉलेज की सब लड़कियां तो मरती हैं बेशक, मरियम से पूछ लेना। जब तुम मरियम को लेने आते थे तो सब लड़कियां ठंडी आहें भरती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं शादी तो तुमसे करूंगी। अपनी इस खूबी का इल्म मुझे ज़ारा के मुंह से हुआ था। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, तुम दुनिया की पहली बीवी होगी जो शादी की रात अपने शौहर के मुंह से अपनी तारीफ और मोहब्बत का इजहार सुनने के बजाय उसकी तारीफ कर रही हो। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? मेरी बात पर वे कुछ मुब्तिला हुई और खामोशी से बैठ गई। अपनी मोहब्बत का इजहार तो वे मुझसे पहले ही कर चुकी थी। आज मेरी बारी थी। मैंने उसे इतनी मोहब्बत दी जितनी वे हकदार थी। मेरी मोहब्बत ज़ारा से बढ़ती जा रही थी।
थी। ये कहना सच होगा कि शादी के बाद मैं उसका दीवाना हो गया था। 1 साल बाद मरियम का एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता हुआ। मैंने उसकी शादी कर दी, रुखसत होकर अपने घर जा चुकी थी। अब मेरे सर पर किसी की कोई जिम्मेदारी ना थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरी नौकरी छूट गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं तंगी में आने लगा। अपने अब्बा की दुकान बेचकर मैंने मरियम की शादी की थी, इसलिए जो कुछ भी था बस मेरी नौकरी से ही था। अभी मैंने दूसरी नौकरी तलाश भी नहीं कर पाया था कि मेरे घर मेहमान की आमद की खबर भी मुझे मिल गई। ज़ारा उम्मीद से हो गई थी। बेशक ये एक खुशी की खबर थी, लेकिन मैं परेशान हो गया, इसलिए जल्दबाजी में छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली मैंने कर ली। घर में अब खर्चा कम आने लगा था। ज़ारा की असल मोहब्बत का इम्तिहान भी शुरू था। फिर भी मैं ट्यूशन पढ़ा कर कोशिश यही करता था कि घर में कोई तंगी ना हो, लेकिन ज़ारा की शिकायत शुरू हो चुके थे, जिसे मैं मोहब्बत से टाल देता था। उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से कह देता कि इस महीने गुजारा कर लो, अगले माह कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी कर दूं। 9 माह का अरसा भी गुजर गया। मेरे घर बेटे ने जन्म लिया। ज़ारा अब थोड़ी बदलने लगी थी। कहती थी कि मैंने बच्चे के लिए एक मुलाजिम रखनी है। मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी। मैंने कहा, ज़ारा ये कैसे मुमकिन है? तुम जानती हो मेरे हालात कैसे हैं? कहने लगी, जानती हूँ। ज़ारा कहने लगी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लोग इससे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो सीधी सी बेपर्दी सी है। कहने लगी, छोड़ो ना इन बातों को, हमें इस वक्त अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगी। कहने लगी, मैं सिर्फ कुकिंग का प्रोग्राम करूंगी, उसमें बेपर्दा की थोड़ी होती है। मैंने कहा, ठीक है, कोशिश करना तुम्हारा चेहरा कोई ना देखे। कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं देखेगा सिवाय तुम्हारे। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा। ज़ारा की मोहब्बत पर तो मैं शक कर ही नहीं सकता था, लेकिन मैंने कभी भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि उसने किस चीज़ का चैनल बनाया है। और हुआ ये था कि चंद माह में ही उसे एक अच्छी रकम आने लगी। वह बड़ी खुशी खुशी मुझे बताती कि इस माह 2 लाख का फ़ायदा हुआ है। मैं ये सुनकर हैरान होता था। मैं अच्छी जॉब की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने ज़ारा से कभी भी अपने लिए पैसे नहीं लिए थे। घर के खर्च में वह काफ़ी हद तक मेरी मदद करती थी। खर्चात कहना शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वह सब मैं पूरे कर देता था। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि वह अपनी अय्याशियों पर वह उन्हीं से पूरी करती थी। फिर वह ब्रांड्स के कपड़े पहनने लगी, फैशन करने लगी। उसने पूरे किचन का हुलिया बदल के रख दिया। कहने लगी, लोग ये सब देखते हैं। जब भी वह अपना कुकिंग शो रिकॉर्ड करती तो बहुत ज़बरदस्त लिबास पहनती, मेकअप करती, बाल भी खुले रखती। अब वह लाखों कमाने लगी थी। दिन बदन उसके हुस्न में निखार पैदा होने लगा था। मैं अपनी ही जॉब में इस कदर मसरूफ़ था कि कुछ दिनों के लिए उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरे घर का नक्शा बदल के रख दिया। अब तो वह घर की वीडियो भी बनाती थी। वह कैसे उठती है, कैसे बैठती है, नाश्ता क्या करती है, दोपहर को उसने क्या बनाया, क्या, यहाँ तक कि उसने अपने आप को और अपनी बेटी को भी दिखाने लगी। एक बार मुझसे कहने लगी कि मैं सबको अपना शौहर दिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा, पागल हो गया? कहने लगी, एहतशाम, ये सब कहते हैं कि हम आपके हस्बैंड को देखना चाहते हैं। मैंने कहा, ये सब तुम अपने आप तक ही रखो तो बेहतर है, मुझे ये सब पसंद नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे इस बात पर आमदा कर लिया। मैं एक सीधा सादा सा इंसान था। मुझे ज़्यादा कीमती लिबास पहनने का शौक़ नहीं था, ना ही मैं अपनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन ज़ारा ने मुझे अपने उन व्लॉग्स में शामिल कर लिया। मैं बस रस्मी में जुमले अदा करता। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा के रवैये में बदलाव आने लगा। पहले वह मुझे अपने सारे कमेंट्स दिखा देती थी कि देखो एहतशाम, लोग मेरी कितनी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लगती हो। लगता ही नहीं, आप एक बच्चे की माँ है। मैं पढ़कर हंस देता था, कहता था कि वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। कम उम्र में तुम पर भूत सवार न होता तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। मेरी बात सुनकर मुझे खूब घूरने लगती और मैं हंसने लगता। उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता, फिर कहता कि ज़ारा, तुम चीज़ ही ऐसी हो। मुझ जैसा मर्द भी तुम्हारा दीवाना हो गया है तो जाहिर है इन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। अगर वे तुम्हें पसंद करते हैं तो ठीक करते हैं। मैं उसे अपनी मोहब्बत में कह देता था ऐसे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी ऐसी बातों को वह कुछ और ही असर दे देगी। अब कोई ज़ारा की आवाज़ की तारीफ़ करता, कोई उसके खूबसूरत चेहरे की, कोई उसकी बनाई हुई चीज़ों की। ये सब कुछ सोशल मीडिया का एक हिस्सा है, इसलिए मैंने कभी भी इन बातों को शक की नज़र से नहीं देखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं महसूस करने लगा जैसे ज़ारा मुझसे बेजार होने लगी थी। मैं जब उसके करीब आता वह मुझसे दूर रहने के बहाने करने लगती। कभी कभी मुझ पर यह जताने लगती कि वो मुझसे कई गुना ज़्यादा कमाती है। मैं उसकी बात को हंसी मजाक में टाल देता, लेकिन अब वह बड़ी बेहिसी से मुझे ताने देने लगी थी। मैंने अपने बहुत से दोस्तों को कह रखा था कि मुझे एक अच्छी कंपनी में
जॉब चाहिए। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। फिर मैंने ज़ारा से कहा, देखो ज़ारा, पहले ज़रूरत थी, मेरी जॉब नहीं थी, मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, घर के खर्च पूरे नहीं कर सकता था और तुम्हें अय्याशियों की आदत थी, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था। लेकिन अब मेरी तनख्वाह अच्छी है, मैं तुम्हारी बहुत सी ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ, तुम्हारी छोटी मोटी अय्याशी भी अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये सिलसिला जारी रखो। कहने लगी, तनख्वाह क्या है तुम्हारी? बस 1.5 लाख, और उस पर तुम इतना कह रहे हो? मैं महीने के 5 लाख कमाती हूँ, और कभी 10 तो कभी 20 लाख। ये गाड़ी देख रहे हो तुम, ये 25 लाख की है। मेरे कपड़े देखे हैं, मैं हर माह 2.5 लाख की शॉपिंग करती हूँ। दे सकती हो तुम मुझे ये सब कुछ? ये सुनकर मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। वह कहीं से भी ज़ारा नहीं लग रही थी जिसने मुझसे मोहब्बत की थी। कहने लगी, मेरे हुस्न पर दुनिया मिटती है, मैं एक दिन वीडियो ना भेजूं तो लोग पागल हो जाते हैं। तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों तुमसे शादी कर ली। मैं तो उसकी बातें सुनकर जितना भी हैरान होता कम था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? मुझसे भूल गई हो? मेरी खातिर क्या किया था तुमने? कहने लगी, सबसे बड़ी हिमाकत की थी मैंने। कम उम्री थी, मुझे अकल नहीं थी कि मैं अपने हाथों अपने आप को जख्मी करने जा रही हूँ। अपनी उम्र देखी है तुमने, मुझसे 12 साल बड़े हो तुम। अब तो तुम्हारे सफ़ेद बाल भी आने शुरू हो गए हैं तुम्हारे साथ। मैं व्लॉग बनाती हूँ तो लोग कहते हैं कि आपको क्या सूझी थी किसी बुढ़े से शादी करने की? ये शख्स आपके साथ बिल्कुल नहीं जचता। ज़ाहरा की बेतहाशा गुरूर और घमंड की वजह से अब मैं समझा था वे वही थी लोगों की बातें। मैंने संजीदगी से ज़ाहरा से बात की। मैंने कहा, बंद करो अपना ये चैनल, वरना मैं उड़ा कर रख दूंगा। ये सुनना था कि वे मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी। कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इस चैनल को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं क्यों मुझ पर तुम्हारे इश्क का भूत सवार हो गया था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं जितनी खूबसूरत हूँ, मेरे लिए तो अमेरिका और फ्रांस के बड़े बड़े बिजनेसमैन के रिश्ते भी आ सकते हैं। मैं तो उसकी बात और उसके घमंड को देखकर हैरान था। मैंने कहा, अच्छा कौन है ऐसा लड़का जिसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है? मैंने कहा, शौहर होता है ये चंद जुमले फेंकने वाले, कभी भी बीवी नहीं बनाते। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि बहुत है मुझे बीवी बनाने वाले, अब तुमसे ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम और बिजनेसमैन। मैं समझ गया था कि कोई तो है जो उसका दिमाग खराब कर रहा है। मैंने अपने गुस्से को जब्त किया, प्यार से उसके पास आकर समझाने लगा। उसके बाल सहलाते हुए कहने लगा कि ये सब लोग अच्छे नहीं होते, लड़कियों को ट्रैप करते हैं, धोखा देते हैं, इज्जत नहीं देते। कहने लगी, बस रहने दो, बस मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसके जुमले ने तो मेरे होश उड़ाए थे। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बीवी हो, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, जन्नत जैसा घर है ज़ारा, क्यों तलाक लेना चाहती हो मुझसे? कहने लगी, रखो अपना बच्चा अपने पास, अपना ये जन्नत जैसा छोटा सा घर जहाँ मेरा दिल तंग होता है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। वह जो भी शख्स था वह ज़ारा का दिमाग पूरी तरह से ख़राब कर चुका था। मेरी मोहब्बत, प्यार, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी उसकी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने खाला से बात की, खाला ने भी उसे समझाया, लेकिन वह तो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। बस एक ही जिद थी कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने भी इनकार कर दिया तो उसने खुले का मुकदमा दायर कर दिया और फिर झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाकर उसने मुझसे तलाक हासिल कर ली। मेरा घर उजड़ चुका था। फिर उसी व्लॉग्स से पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली, अब इटली में रहने लगी थी। उसके दूसरे शौहर की वीडियो भी मंजराम पर आने लगी, जहां वह यह तरा कर रही थी कि इस शख्स के साथ व्लॉग्स पर ही मोहब्बत हुई थी। उसी व्लॉग्स से उसकी ज़िंदगी का वह साथी मिला था जिसकी वह हमेशा से तमन्ना रख करती थी। अब लोगों के कमेंट्स में उसके लिए सिर्फ तारीफें नहीं होती थी बल्कि तनके देते भी शामिल होने लगे। लोग कहते थे, कैसी औरत है जो अपने शौहर और बच्चे को छोड़कर दूसरे यार के पास चली गई, उससे शादी कर ली। औरत होने का मकसद तो उसने ख़त्म कर दिया। औरत तो वह होती है जो अपने शौहर और औलाद की खातिर अपना सब कुछ चैन बर्बाद कर देती है। कुछ लोग मुझे भी बुरा भला कहते थे कि अपनी बीवी को इतनी आज़ादी दोगे तो वह भागेगी ही ना, उसकी लगाम कस के रखनी चाहिए थी। लेकिन मैं तो ज़ारा पर भरोसा करता था। क्या मर्द को औरत पर हमेशा शक ही करना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा शक की कसौटी पर ही परखता रहना चाहिए। मैं जानता था कि वह रहेगी उसके साथ भी नहीं, क्योंकि जब एक मर्द को सिर्फ वह इसलिए छोड़ दे कि वह हैसियत में उससे कम है और उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी औरत किसी भी मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जब वह उससे ज़्यादा अमीर शख्स को देखेगी तो उसे भी छोड़ देगी जिसके पास वह रह रही है, या फिर वह शख्स उससे ज़्यादा हसीन लड़की को देखेगा तो ज़ारा को छोड़ देगा। शायद फिर उसे मेरी कदर होगी, लेकिन मेरी नज़र में वह अपनी सारी कदर कीमत खो चुकी थी, 2 टके की भी नहीं रही थी। और ऐसी औरत को मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, शायद किसी भी औरत को नहीं कर सकता। अपने बेटे की परवरिश में खुद ही कर रहा था। मरियम मेरे पास आ जाती थी मेरे बेटे को संभालने, मैं मेरी मदद कर देती थी। मेरी बहन के शौहर की तनख्वाह मुझसे भी कम थी, घर भी मुझसे छोटा था, लेकिन वह उसके साथ उन्हीं हालात में गुजारा कर रही थी। मेरे ख्याल में वह बहुत रोती थी। ज़ारा की बेबाकी को देखकर खानदान
والے بہت باتیں سناتے تھے۔ خالہ بیمار رہنے لگی تھی، میں بھی اب خالہ کو ویسی ہی عزت دیتا تھا جیسے پہلی، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ ہی بتائیے، کیا مرد کو ہمیشہ عورت کو شک کی کسوٹی پر ہی پرکھتے رہنا چاہیے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا بھروسے کا مرد کو یہ صلہ ملتا ہے جو زہرا نے مجھے دیا؟ کیا میں نے غلط کیا تھا؟ کمنٹس میں اپنا مشورہ ضرور دیجیے گا۔ دھنیہ واد دوستو۔